जी हां, अहम खबर है। इजरायली सेना ने लेबनान के बालबेक में हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद यहां पर आग लग गई। लेबनान के बालबेक में हमले में भारी नुकसान का किया गया है दावा। ये बालबेक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेबनान का वो इलाका जो कि सुलग उठा है। धमाकों के बाद यहां पर कैसा कोहराम बरपा है, तस्वीरें देखिए। और लेबनान के बेका में भी इजरायल ने हवाई हमले को अंजाम दिया है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें, धमाकों से गूंजे लेबनान के बेका की भी तस्वीरें आई हैं सामने, ये देखिए। और अब ईरान पर हमले को लेकर जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो आपके सामने ये रही। ईरान पर हमले की तारीख तय हो गई। अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर होगा हमला। राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजरायल करेगा ईरान पर हमला। हमले को लेकर इजरायल की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमला हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। चलिए एक इंफॉर्मेशन अब इस आधार पर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खबर है कि 20 दिन में ईरान पर महा अटैक संभव है। खबर क्या है, पहले ये जान लीजिए। इजरायल ने हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ऐसे में 20 दिन के अंदर ईरान पर अटैक को लेकर खबर है। इजरायल जिस तरीके से योजना बना रहा है, मोसाद की सीनियर अधिकारियों की तरफ से भी यह खुलासा कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा अटैक संभव है। समीर जी हाँ, मैसेज क्या है ये समझिए। संदेश क्या दिया जा रहा है? तय हो गया कि अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान पर हमला होगा। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में ही हमला करने की तैयारी है। और तैयारी है क्या? इजरायल की सभी तैयारियां इस हमले के लिए मुकम्मल कर ली गई हैं। हमले को लेकर इजरायल का प्लान पूरी तरह से तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ तय कर लिया गया है। नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही अटैक शुरू कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। हमारे साथ इस वक्त बेरूत से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बेरूत लिए चलते हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं वॉर जोन से। सुमित, ये बताइए, अब ये जो खबर सामने आ रही है, इजराइल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। 20 दिन के अंदर अंदर ईरान पर महा अटैक करने की तैयारी की जा रही है। लेबनान से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? कितना असर इस खबर का वहां नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये होना लाजमी भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इजराइल अब सीधे तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचाएगा। इजराइल लगातार ना सिर्फ सीधे तौर पर अटैक करेगा, बल्कि उनके इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर लगातार उनको कई दूसरी जगहों पर भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। यानी ये मल्टीपल अटैक्स होंगे। वो साइबर अटैक्स हो सकते हैं, वो लगातार उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक हो सकते हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल उससे पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि वो कम से कम साउथ लेबनान के अंदर, सीरिया में और इराक के अंदर बड़े अटैक्स को इनिशिएट करे उससे पहले, ताकि जब वो अटैक करे ईरान पर तो उसको रिटेलिएशन ना सामना करना पड़े सीरिया के अंदर। हमने कल खबरें ये भी देखी कि सीरिया के बॉर्डर के आसपास इजराइल ने अपनी टैंकों की जो तैनाती है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। लगातार आर्टिलरी फायर किया जा रहा है उन इलाकों में। तो इसका इंडिकेशन साफ है कि इजराइल ये चाहता है कि जब वो ईरान की तरफ कूच करे, जब ईरान की तरफ वो ऑपरेशन चलाए, उससे पहले इन बॉर्डर्स को सेटल कर ले, अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर ले। और यही वजह मैं आपको बताऊं कि हम देख रहे हैं कि बेरूट के आसपास के इलाकों में ऑपरेशन कम चलाए जा रहे हैं। साउथ लेबनान पर फोकस ज्यादा है, सीरिया और लेबनान की बॉर्डर पर फोकस इजराइल का ज्यादा है। और यह दिख रहा है कि शायद अपने इन इलाकों को पहले ज्यादा मजबूत कर रहा है इजराइल, और उसी के बाद
ईरान पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। ईरान पर हमले होंगे कहां, इसको लेकर भी खबर आगे है। लेकिन उससे पहले इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से बड़े हमले को अंजाम दिया है, खबर है इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में भीषण बमबारी को लेकर और एक साथ 55 रॉकेट दागकर तबाही मचाई गई है। उसकी ये तस्वीर देखिए। और इजरायली शहर पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। मिसाइल से कई शहरों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में कई गाड़ियों में आग लग गई। तो हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इजराइल के कई शहरों को बनाया जा रहा है वक्त वक्त पर निशाना। ये देखिए तस्वीरें, मिसाइल के जरिए किस तरह से इजराइल के इस शहर को दहला दिया गया है। हिजबुल्लाह के हमले में कई गाड़ियों में आग लग गई। इस बीच नेतन्याहू ने अमेरिका को दी है हमले की जानकारी। जी हां, यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले नहीं होंगे और ईरान के तेल डिपो पर भी हमला नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल ईरान को अगर टारगेट करेगा तो कहां? ईरानी सेना के ठिकानों पर होंगे हमले और यह बात नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर साझा कर दी गई है, यह कहते हुए कि ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले होंगे और ना ही ऑयल रिफाइनरीज पर। टारगेट पर होंगे मिलिट्री बेस। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ईरान अब कैसे रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता। ईरान पर कभी भी हमला इजराइल की तरफ से मुमकिन है। अगले 20 दिन यही वजह है कि हम कह रहे हैं बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमले को लेकर अमेरिका को जानकारी दे दी गई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है। यानी हम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये अमेरिका को भी इजराइल ने बता दिया है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले नहीं होंगे। आप याद कीजिए, अमेरिका ने इसके लिए रजामंदी नहीं दी थी। ऑयल डिपो को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये नेतन्याहू ने क्लियर किया है और कहा है कि ईरानी सेना के जो ठिकाने हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें हम निशाना बनाएंगे। हालांकि इसमें एक बात साफ है और इसी को लेकर सबसे पहला सवाल संजय सोई सर आपसे भी करूंगी, क्योंकि अमेरिका को यह जानकारी देते हुए यह तो कह दिया गया है कि हमला सीमित होगा, लेकिन क्या अब समय के लिहाज से भी देखें तो यह भी दायरा तय कर दिया गया है कि सीमित समय? मैं सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर यह हमले की योजना, क्या इसे एग्जीक्यूट अप करने की तैयारी नेतन्याहू की तरफ से? संजय सोई सर। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि इस समय जो सरकार है, बाइडेन सरकार के साथ जो उनकी गठजोड़ है, जो उनका कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो काफ़ी समय से चल रही है और एक पूरे युद्ध में बाइडेन सरकार उनके साथ खड़ी रही। ऐसे में अगर अमेरिका की सरकार बदली होती है और अगर ट्रंप सरकार आती है तो उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया कि उनका स्टैंड अलग रहेगा। ऐसे में इजराइल नहीं चाहता है कि उस समय में अमेरिका की सपोर्ट में कुछ कमी आए, क्योंकि अगर आज इजराइल इतना युद्ध कर पा रहा है, लगातार सस्टेन कर पा रहा है, 7 अक्टूबर से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो बिना अमेरिका की सपोर्ट के नहीं कर सकता था। और लेकिन वहाँ पर उनको अब ईरान पे हमला जरूर करना है, क्योंकि वो एक तरह से मानते हैं कि ऑक्टोपस का हेड है, ये बाकी सब उसकी टांगें हैं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब सीरिया वगैरह, लेकिन हेड को अटैक करेंगे तभी कहीं ना कहीं इनको एक स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी का भी सवाल अभी इजराइल का आ गया है। अभी वहाँ पे हेड पे अगर करते हैं, यहाँ पे केवल मुझे मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ डिसेप्शन भी लगता है कि हम न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। हो सकता है रेडिएशन के खतरे से उन जगहों पर हमला ना करें, पर वहाँ किसी और तरीके से साइबर हमले करें या उनकी रिसर्च साइट पर हमला करें, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है वो है ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना। और अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो एक बहुत बड़ा डेटरेंस हो जाता है और मिडिल ईस्ट में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस चीज़ को डिरेल करने की किसी प्रकार से भी कोशिश जरूर रहेगी। साथ ही साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे आप कह रहे थे उन पे करके, ताकि उनकी भी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म हो। इस समय में सवाल है इजराइल की क्रेडिबिलिटी का और ईरान की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना, क्योंकि ईरान के हमले के बाद आप देखिए हिजबुल्लाह का मोराल कितना अप हो गया है। लगातार इनको लगा था कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन अभी हिजबुल्लाह लगातार हमले करता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, हिजबुल्लाह ने तो हाइफा में जो इजराइल का मिलिट्री बेस है वहां पर हमला कर दिया। इजराइल के फौजियों को जहां पर खाना सर्व किया जा रहा था उस मेस पर हमला कर दिया। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे वक्त में ये हुआ जब हर कोई ये सोच रहा था कि हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म कर दिया है इजराइल ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का देखिए इस बीच एक वीडियो सामने आया है।
हिजबुल्लाह के लड़ाकों का रास्ता रोकने के लिए रास्ते पर पत्थर रखे गए। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रास्तों पर आईडीएफ ने पत्थर लगाकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इस बीच खबर तेल अवीव में नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी है, जहां इस मीटिंग में नेतन्याहू, गैलेंट और आईडीएफ चीफ की मौजूदगी थी। साथ ही ईरान और लेबनान पर हमलों को लेकर जिस तरीके से इस मीटिंग में चर्चा की गई है, आपको बता दें युद्ध को लेकर नई रणनीति पर मीटिंग में चर्चा को लेकर भी खबर मिल रही है। और देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में किस रणनीति के तहत अब हमलों को दिया जाएगा अंजाम। और देखिए, हिजबुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू का पारा कुल मिलाकर हाई नजर आ रहा है। नेतन्याहू भड़के हुए हैं। नेतन्याहू ने हमले के बाद मिलिट्री बेस का खुद दौरा किया है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक बेरूत पर हमला जारी रहेगा। तो हाइफा के जिस मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बनाया निशाना ड्रोन अटैक के जरिए, वहां पहुंचे नेतन्याहू। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बेरूत को लेकर इजराइल का रुख क्या है और क्या रहने वाला है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, सुमित चौधरी लगातार बेरूत से हमें सीधी तस्वीरें तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़ा सवाल ये, जिससे ये साफ हो गया है समीर, कि राजधानी बेरूत पर हमले कभी भी नहीं रुकेंगे, यानी दायरा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। जी हां, बेरूत पर हमले रोकने की मंशा नजर नहीं आ रही है इजराइल की। अब क्या होगा? इजरायली एयर स्ट्राइक में और तेजी आएगी, यह आशंका व्यक्त की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ज्यादा बमबारी होगी और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो भी ज्यादा टारगेट किए जाएंगे। यह साफ तौर पर मिशन बेरूत इजराइल का नजर आ रहा है। लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन में जिस तरीके से पहले से ज्यादा तेजी देखी जा रही है, सुरंगों पर ज्यादा प्रहार इसलिए क्योंकि अब बाकायदा आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह की इसी टनल नेटवर्क को लेकर भी कई खुलासे संजय भारद्वाज सर हो चुके हैं। ऐसे में यहां भी शुरू में यह माना जा रहा था कि सीमित रहेगा, ये टेरेन डिफरेंट है, चैलेंजेस इजराइल के लिए हो सकते हैं, शायद ये सीमित दायरे में हमले हो, लेकिन अब तो ग्राउंड ऑपरेशन में भी विस्तार हो चुका है सर, और तेजी। नहीं, देखिए, जो इजराइल का सीधा स्ट्रेटजी, पहले उन्होंने हमास को ख़त्म किया, उनके जो बेसिस थे, उनका जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट बेस को ख़त्म किया। अब हिजबुल्लाह जो कि जो दूसरा प्रॉक्सी है, उसको टारगेट किया हुआ है, उसको उस लेवल तक ख़त्म करना। जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन किया, उनके जो पर्टिकुलर जो ठिकाने हैं, जो सुरंग जो बनी हुई है, उनको टारगेट करके सेलेक्टिव जो ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ तक कि हिजबुल्लाह नियमित रूप से जो अभी भी हमला हुआ इजराइल पे, तो उसको ख़त्म करना, उसको उनका टारगेट है। तीसरा जो प्रॉक्सी है हूती, वो तीसरा नंबर होगा, क्योंकि वो रेड सी पे जिस तरीके से अटैक कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो होगा। लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है वो ईरान है। और निश्चित रूप से जो जिस तरीके से इजराइल प्रिपरेशन कर रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान एक्सटेंड कर रहा है इन प्रॉक्सीज को, उनका खात्मा करना, उनका डिस्कनेक्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ईरान के जो बेसिस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, चाहे वो आप जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी आर्मी कोप हो, या जो जिस तरीके का उनका लीडरशिप है, चाहे कमांडर्स हैं या बाकी लीडरशिप है, वो मुझे लगता है इजराइल सर, मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि इजराइल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कहता कुछ है लेकिन कर कुछ और ही सकता है। ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबको सरप्राइज करके रख दे। तो अमेरिका से वादा तो इजराइल यही कर रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हम निशाना नहीं बनाएंगे, और अमेरिका का कंसर्न यह है कि भाई इससे दूसरे देशों में भी युद्ध फैल सकता है। क्या मानेगा इजराइल? देखिए, अगर कॉमन सेंस की बात करते हैं तो जो आप कह रहे हैं उसमें काफ़ी दम है। क्योंकि अगर आप व्हाइट हाउस में हैं और आप चुनाव, आपका कैंडिडेट जीतना है, तो आप ये चाहेंगे कि चुनाव से पहले ये हमले ना हो। क्योंकि अगर चुनाव से पहले ये हमले होते हैं, पहली बात तो तेल का दाम $100 के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे कि अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ेगी और वोटर्स सरकार के खिलाफ जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका, अगर ये हमला उल्टा पड़ जाता है और नुकसान होता है इजराइल का, तो इजराइल की जो लॉबी है वो अमेरिका को मजबूर करेगी कि और मदद दीजिए और खामियाजा भुगतिए। तीसरा जो इसमें जो पक्ष आता है, वो अगर नेतन्याहू ऐसे हमले की कोशिश करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो ट्रंप को जीतने के लिए मदद कर रहे हैं, जिससे कि चुनाव के बाद और 20 जनवरी तक का जो मोहलत है उसमें
उनके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाइडेन तब तक राष्ट्रपति रहेंगे और वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनके साथ धोखा दिया गया जी। तो ये सब सोच करके मुझे ये लगता है कि या तो हमला नहीं होगा 5 नवंबर तक, या फिर होगा तो क्रमिक तौर पर होगा। और अगर आप देखें कि जिस तरह से हमास को नेस्तनाबूद करने के बाद ही हिजबुल्लाह को टैकल किया गया है, उसी तरह से हिजबुल्लाह को टैकल करने के बाद ही ईरान की तरफ हमले की गुंजाइश बनती है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना जो है इस समय हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी तरह से सजग है, उसके तरफ एक्टिव है। सर, क्रमिक तौर पर हमले की बात तो नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ भी इस तरीके से युद्ध का विस्तार हो चुका है कि अब तो ग्राउंड ऑपरेशन में आमने सामने की जंग की तस्वीरें भी आ रही हैं। एक तस्वीर देखिए, क्योंकि लेबनान में ही आईडीएफ और हिजबुल्लाह जिस तरीके से आमने सामने की फाइट कर रही है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह और आईडीएफ में गन फाइट की तस्वीर सामने आई है और इसी हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। ये देखिए तस्वीर। और एक और अहम खबर है, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 800 मीटर लंबी सुरंग पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया। रदवान फोर्स के हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। ये देखिए वहां की तस्वीरें, सुरंग में मिला हथियारों का पूरा जखीरा। ये तस्वीरें दरअसल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। रदवान फोर्स का ये हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे टनल नेटवर्क को लेकर आईडीएफ दावे करता है, यहां भी वैसा ही देखने को मिला है समीर, कि यहां लोगों के रहने का भी पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि टनल में जिस तरीके की सारी सुविधाएं यहां पर नजर आ रही हैं। सुरंग के अंदर हाईटेक बेडरूम्स बने हुए हैं। हथियारों के जखीरे की आपने बात करी, तो बेसिक नीड्स जो होती है कि किस तरीके से उनके लिए इस अंडरग्राउंड जगह पर भी सर्वाइवल चांसेस बने रहे, ये उसका एक और सबूत सुमित अब सामने आया है। देखिए बिल्कुल सुरभि, अगर आप देखें खास तौर पर आईडीएफ ने कई टनल्स को निष्क्रिय किया और आप मानिए मिसाइल पावर के अलावा एक सबसे बड़ी काबिलियत है, सबसे बड़ी मजबूती हिजबुल्लाह की थी वो टनल वॉरफेयर। उसी ने हमास को ये तरीके सिखाए। हमास किस तरीके से टनल वॉरफेयर के अंदर लड़ सकता है, ये हिजबुल्लाह नहीं सिखा। और अभी लगातार जो चीज़ें आ रही हैं, कल मैं नाकूरा के इलाके में था, जो यूनिफिल का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी सिर्फ यूनिफिल के यानी यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, उनके हेडक्वार्टर्स के ठीक पास में एक टनल मिली। और ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह ने ये टनल्स का जो रास्ते हैं वो ऐसी जगहों में भी बनाए हुए हैं ताकि अगर उनको अटैक करना हो यूनिफिल की साइड के पास से, वो अटैक करे और इजराइल अगर रिटालिएट करे तो फिर यूनिफिल को अटैक कर सके। तो निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रैटेजिकली उन्होंने इन टनल्स को बनाया हुआ है। और ये टनल्स ऐसी हैं जहां पर बैकअप टीम्स यानी बैकअप जो है करीबन महीने भर का रहता है, यानी अगर महीने भर से भी ज्यादा की जंग के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित, हमारे सहयोगी इस वक्त बेरूत में मौजूद हैं, वॉर जोन में मौजूद हैं और वहां से सारी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। एक अहम खबर और आ रही है, वेस्ट बैंक के काबतिया में इजराइल का इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया है। आईडीएफ ने ऑपरेशन के दौरान महमूद अबू अल रब को मार दिया। महमूद अबू अल रब इस्लामिक जिहाद का मेंबर था और इसे मारा गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का एक मेंबर मारा गया है। आईडीएफ ने ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। ये ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान जो शख्स आगे भागता हुआ नजर आ रहा है वही है महमूद अबू। चलिए, अब तक हमने आपको बताया कि आखिर इजराइल की तैयारी कैसी है और कब और किस तरीके से वो ईरान पर हमलों को अंजाम दे सकता है। लेकिन अब जानिए, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान भी है और ईरान की विदेश मंत्री की हूथी के टॉप कमांडर से मीटिंग को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, इसी मीटिंग में हूथी के टॉप कमांडर अब्देल की मौजूदगी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इजराइल पर हमले को लेकर क्या इस मीटिंग में
ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसकी आशंका है और इराक के बाद यमन दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। तो इजराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम का एक पूरा चक्रव्यूह तैयार किया है। क्या है यह चक्रव्यूह? आइए इसे आपके सामने रखते हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान को बेदम करने के लिए तैयार है क्या? लेयर 1। और ये देखिए किस तरह से ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहां पर तैनात किया जाएगा। और ये कहां से आ रहा है? ये अमेरिका से आ रहा है। और अमेरिकी फौज बाकायदा ट्रेन करने के लिए इजराइल पहुंच रही है ताकि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है ये बताया जा सके इजरायली जवानों को, आईडीएफ को। अब आप देखिए दूसरी लेयर जो है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, आयरन डोम। जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का और ये युद्ध के इस माहौल में कितना काम आ रहा है ये हम सब जानते हैं। लेयर 3 जो है वो डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम की है और जो चौथी लेयर है वो एरो सिस्टम की है। तो इस वक्त ये वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के किसी भी हमले को बेदम करने का मादा रखते हैं। सुरभि, हालांकि ईरानी सरकार के सलाहकार मेजर जनरल अब्बास निलफरोशन के लिए तेहरान में शोक सभा को लेकर इस वक्त एक खबर आ रही है। आपको बता दें हिजबुल्लाह प्रमुख रहे नसरल्लाह के साथ इजरायली हमले में मारे गए थे जनरल अब्बास, और मेजर जनरल अब्बास की शोक सभा में जुटे हजारों लोगों की तस्वीर भी आ रही है सामने। और मेजर जनरल अब्बास की शोक सभा में जनरल इस्माइल कानी भी नजर आए। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल कानी बीते कुछ दिनों से लापता बताए जा रहे थे और उन्हें लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन जनरल कानी नजर आए। तेहरान के एयरपोर्ट पर भी नजर आए जनरल कानी। ये देखिए, ये उन्हीं की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जिनकी तस्वीर आपने देखी है। ईरान के जनरल आखिर संदेह के घेरे में क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जनरल अब्बास की शोक सभा की तस्वीर आपने देखी जिसमें नजर आए जनरल कानी। ये है कौन और वो बीते कुछ दिनों से चर्चा में क्यों है ये भी जान लीजिए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी का इन पर शक है। नसरल्लाह की लोकेशन मोसाद को शेयर करने के शक के बाद लगातार समीर ये सुर्खियों में बने रहे हैं। जी हां, नसरल्लाह की हत्या से पहले उनसे मिलने जनरल कानी बेरूत गए थे। नसरल्लाह के मारे जाने के 14 दिनों बाद तेहरान लौटे थे। तेहरान में ईरानी एजेंसियों ने इन्हीं जनरल कानी से घंटों पूछताछ की थी। ईरानी सेना की कुड्स विंग का ये प्रमुख हिस्सा है। ईरान के कई बड़े ऑपरेशंस के रणनीतिकार के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है, लेकिन अब वो सामने आए हैं। जनरल अब्बास के प्रेयर में वो देखे गए और क्या इससे उन तमाम आशंकाओं पर विराम लग जाता है, उन तमाम सवालों पर विराम लग जाता है? मेजर जनरल संजय सॉय साहब, कैसे आप देखते हैं जनरल कानी की मौजूदगी? घंटों पूछताछ हुई और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मोसाद के एजेंट हैं, लेकिन अब क्या एक तरह की क्लीन चिट मिल गई है ईरान से क्या? बिल्कुल समीर, ऐसा वाकई में हम लोग भी हैरान होते थे कि देखिए ईरान के अंदर कितना इन्फिल्ट्रेट कर गया मोसाद। लेकिन कई बार ये प्रोपेगेंडा भी होता है ताकि दुश्मन के अंदर उनके अंदर एक तरह से मतभेद पैदा किया जाए, शक पैदा किया जाए उनके सेनापतियों के खिलाफ, उनके लीडर्स के खिलाफ। तो ये भी एक चाल होती है, एक तरह से प्रोपेगेंडा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया जाता है। और वाकई में शायद इसका कुछ असर भी दिखा कि अगर उनको वापस जाने का तो उनसे पूछताछ की गई तो, लेकिन बाद में मेरे हिसाब से निकला होगा कि खाली प्रोपेगेंडा था, एक चाल थी और एक तरह से इसको प्लांट किया गया था कि कानी मोसाद के साथ मिले हुए हैं। तो अभी वाकई ईरान अब पूरी तरह से तैयार है और शायद अगर ये वापस आ गए और कर्ड्स फोर्स के जो पहले कमांडर रहे हैं और कर्ड्स जानी जाते हैं कि इस तरह के जो कोवर्ट ऑपरेशन है बाकी देशों में, सीरिया, इराक और लेबनान में करते रहे। बिल्कुल सही आपने संजय सॉय साहब का। और ऐसा हमने रूस यूक्रेन की जंग के दौरान तो न जाने कितनी बार देखा है बीते सालों में, जब खबरें प्लांट की गई हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और यह भी कहा जाता है कि वॉर के बीच एक अहम रणनीति का हिस्सा होता है और यही ईरान के मद्देनजर भी नजर आया।